हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब सीखेंगे। अपने सामने आप देख सकते हैं, ये सभी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो फिर इस चैप्टर में आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको इसके क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो आप ये वीडियो अच्छे से देखना। तो सबसे पहले समझिए कि एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस किसे किसे कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे x, y, z ये होते हैं वेरिएबल्स, बिकॉज इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो जैसे x की किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा x की वैल्यू 2 होती है, कभी 5 होती है, कभी 10 होती है। तो ये इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। किसी क्वेश्चन में आपको y1 मिलेगा, किसी क्वेश्चन में y4 मिलेगा। इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। इनके अलावा हम s, t, u, v, w ये भी वेरिएबल्स ले लेते हैं। ओके। कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 2 है, 3 है, -1/2, इवन पाई, √6 ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 2 अभी 2 जो है वो तो 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इनकी वैल्यू फिक्स होती है तो इनको कांस्टेंट कहते हैं, और इनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, तो इनको वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब हम इनको कंबाइन करते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ में, तो उन्हें बोलते हैं एक्सप्रेशंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको आपस में किस तरह, जैसे मान लो कि मैंने 2x लिखा, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ x + y, ये एक एक्सप्रेशन है। √x + 1/2 ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से x² - y³ + 10 ये एक एक्सप्रेशन है। अकेला अगर 6 भी है, कोई कांस्टेंट, ये भी एक एक्सप्रेशन है। फिर z² + 1/x ये एक एक्सप्रेशन है। x² + 1/x² ये भी एक एक्सप्रेशन है। y + √7 ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सभी एक्सप्रेशंस हैं। बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है, बस वेरिएबल कांस्टेंट इनको आपस में मिलाओ, बीच में प्लस माइनस का साइन लगाओ, ये एक्सप्रेशन है ये सारे। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन सभी के सभी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसमें से कुछ ही होंगे जो पॉलिनोमियल्स होंगे। अब वो कौन कौन है, तो हमें देखना है ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है। तो इसमें तो यहाँ पे वेरिएबल देखो और उसकी पावर देखो। जहाँ पे आपको मिला, अगर होल नंबर है सभी तो यानी पॉलिनोमियल है, और अगर होल नंबर नहीं है तो फिर नहीं है। होल नंबर का मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी हैं होल नंबर्स। तो अगर आपको पावर में यही दिखें तो वो पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन अगर आपको मान लो कि -1 दिखा पावर में, या 1/2 दिखा, या फिर पॉइंट में भी हो सकता है, मान लो कि 0.5 है, ओके, -1/6 है। अगर पावर में ये देखिए, मीन्स होल नंबर अगर नहीं है तो वो फिर नहीं होंगे। ओके, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर पहचानो इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो उसके लिए क्या क्या बताया मैंने? पावर देखो और ये देखो कि होल नंबर में है कि नहीं है। अब यहाँ पर मतलब हमने वेरिएबल देखना है और इसकी पावर देखनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? इसमें x है, इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर 1 है। देखो जहाँ पर पावर लिखी नहीं होगी, वेरिएबल लिखा होगा और पावर नहीं लिखी होगी, तो 1 होता है, 1 माना जाता है। ठीक है, तो ये 1 है। तो 1 क्या है भाई? 1 क्या है? 1 होल नंबर है ना। तो यानी ये पॉलिनोमियल है, ये है। यहाँ पर पावर देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये होल नंबर होते हैं, तो यानी ये भी है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पावर देखो, √x का मतलब होता है पावर हाफ, है ना। √x का मतलब है कि यहाँ पर पावर है हाफ, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। और इसका रीज़न क्या है? कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें वेरिएबल x और y हैं।
यहाँ पे पावर क्या है 2 है, ये 3 है, ये दोनों ही 2 एंड 3 होल नंबर होते हैं, यानी जितने भी यहाँ पे वेरिएबल हैं सबके पावर होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। 6 ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, अगर अकेला कोई कांस्टेंट है कहीं पे तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल माना जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है। अब इसकी बात करते हैं। देखो, इसमें वेरिएबल एक z है और एक x है। z की पावर 2 है, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर का क्या? अब देखो x नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो x की पावर -1 हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में ये है z² प्लस एक्स की पावर -1, और -1 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे है, ये यहाँ पे तो 2 है, ठीक है, लेकिन सभी वेरिएबल जो हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे तो है लेकिन ये तो नहीं है ना, सभी की पावर होनी चाहिए होल नंबर में, ध्यान रखना। तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो भाई पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √7 है, इसकी पावर हाफ होगी। नो, हमने ये नहीं देखना है, हमने केवल वेरिएबल देखने हैं, और वेरिएबल की पावर तो है ना 1, इसकी पावर कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने केवल वेरिएबल देखना है। तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल हैं सब में आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर में है। तो अब समझ आ गया आपको। और जहाँ भी आपको वेरिएबल की पावर ऐसे मिलेगी, कोई रूट में होगा, कोई अपॉन में होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। और बाय द वे एक्सप्रेशन ये सारे के सारे हैं, सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर मैं आपसे, अगर मैं ये कहूँ कि भाई सभी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस हैं, क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, केवल वही एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर में हो। अब समझ आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक्सप्रेशन लो और उसके इक्वल रख दो 0 या कुछ भी और, जैसे 2x है, अगर मैंने इसके इक्वल में कुछ रख दिया, 0 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख दिया, 5 रख दिया, इवन मैंने 4x रख दिया, इक्वल में कुछ भी मैंने रख दिया, तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे। ऐसे यहाँ पर है जैसे x प्लस वाई है, अगर मैंने इसके इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दिया तो ये भी इक्वेशन होगा। तो ये ध्यान रखना, ये है इक्वेशंस। देखो, इक्वेशन जो नाम बना है वो इक्वल से ही बना है, ये ध्यान रखना। तो इक्वल है इसलिए इक्वेशन है। ओके, जो इक्वल नहीं होते उनको हम इनइक्वालिटी कह देते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ लगता है, इवन इसके आगे भी अगर आप कुछ लगाओगे, मान लो कि 2, 3, 4, 0 कुछ भी लगा दिया, तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आपको समझ आ गया तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, ऑलराइट। अब इसके आगे देखो, अभी तो एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल, इक्वेशन ये मैंने समझाया, लेकिन इसके आगे हम बात करेंगे अब केवल और केवल पॉलिनोमियल की, उसी की बात आगे होगी। ओके, तो जब भी आपके पास अब कोई कुछ आएगा इस तरह से, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल्स ही होंगे। तो टर्म्स किसे कहते हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x, तो ये एक टर्म है, और अगर मैं लिखता हूँ ये इसी को 4 + x करके, तो ये 2 टर्म हो जाएंगी। तो प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 6x + y, ये हैं 2 टर्म्स, और यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 6 + x + y या -y, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से x² + 5 ये 2 टर्म्स हैं, 7xyz ये सिंगल टर्म है। तो प्लस माइनस टर्म्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी टर्म्स हैं? ये एक टर्म है, ये 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, और ये एक टर्म है। तो जब टर्म एक ही टर्म होता है तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल टर्म, ये होता है मोनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं मोनोमियल। जब 2 टर्म्स होती हैं तो इन्हें कहते हैं बाइनोमियल।
तो ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म। तो टर्म्स क्या होती हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? तो सिंपल है, आपने जितने वेरिएबल हैं उनको देखना है और वेरिएबल्स की पावर देखनी। बेसिकली क्या करना है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, और उसमें से भी आपने देखना है कि हाईएस्ट पावर किसकी है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल्स उसमें है उसको हम कहेंगे डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? तो इसकी पावर आप देखो 2 है, इसकी 3 है, तो ज़्यादा सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है 3 हो गई है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसकी डिग्री क्या है? तो देखो इसकी पावर 2 है, x यहाँ पर है, इसकी पावर 1 है, तो बड़ी तो 2 हो गई ना। तो भी यहाँ पर भी इसकी जो डिग्री है ये 2 है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 6, इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखो इसकी पावर नहीं लिखी, तो ऐसे केस में पावर 1 होती है और अकेला ही वेरिएबल है वो, तो यहाँ पर डिग्री इसकी 1 होगी। अगर केवल और केवल मैंने कोई नंबर लिखा है 6, केवल कोई एक नंबर लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो ध्यान रखना ऐसे केस में डिग्री होती है 0, केवल और केवल कोई कांस्टेंट हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहाँ पर कांस्टेंट में भी अगर 0 हो तो इसकी कहानी बाकी कांस्टेंट से अलग होती है। इस केस में जो इसकी डिग्री होगी, ध्यान से सुनो इस बात को, ये होगी नॉट डिफाइंड। तो 0 अगर है कोई पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल 0 अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट है, चाहे आप 6 लिखो, चाहे -1/2 लिखो, चाहे आप √5 लिखो, कोई भी कांस्टेंट अगर है, पाई आपने लिख दिया, तो कोई भी अगर कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 होती है। लेकिन 0 अगर है तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन जितने भी कांस्टेंट हैं उनमें 0 को अलग कर देना, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो डिग्री क्या होती है आपको समझ आ गया। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात कभी कभार ये हो जाती है कि अगर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 और इसकी डिग्री पूछी है, तो ये मत देखना कि ओ यहाँ पर तो 3 है भाई, पावर बड़ी, तो इसकी डिग्री होगी 3। नो, केवल वेरिएबल देखते हैं, ओके। और वेरिएबल यहाँ पर x है और इसकी पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। समझ गए? अब देखो डिग्री पर बेस्ड हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। मींस जो पॉलिनोमियल है उनको अलग अलग कैटेगरी में हम डाल सकते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो जिनकी डिग्री होगी 3 उनको हम कहते हैं, ध्यान रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। जिनकी डिग्री 2 होती है उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं, ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिनकी डिग्री 0 होती है ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट नंबर होते हैं। लेकिन 0 अगर है इसका नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। इस तरह से हम डिग्री पर बेस्ड पॉलिनोमियल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो कि आपके पास ये आ गया कि √x प्लस 6 है और आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ भाई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आपका आंसर ये होगा कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री फिर कहाँ से होगी? ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर है हाफ, यानी पावर होल नंबर में नहीं है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं हो सकता, तो फिर वो उसकी डिग्री भी नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ना तो पॉलिनोमियल है ना कोई इसकी डिग्री है। तो कभी कभार क्या पता कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछ ले आपसे, तो ये ध्यान रखना।
वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू। देखो मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 4x माइनस 6। ये है एक पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि जब भी आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन हो, मान लो एक क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 1 पे बतानी है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा और आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी तो हमेशा उसको एक नाम दे दिया करो। लेट px इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 6। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन वाला इक्वल नहीं है। कहीं ये मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कि इक्वेशन में इक्वल होता है, ये अलग बात है। ठीक है, ये कोई ऐसा नंबर नहीं कि मैंने कोई 4 या कुछ लिखा हो, हमने इस पॉलिनोमियल को बस एक नाम दिया है। तो अब क्या है कि वैल्यू रखने पर, जैसे अगर हम इसको रखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे हम अब 1 आराम से ऐसे रख सकते हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1, एट x इज इक्वल टू 1, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 6 11। अगर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर हम p0 लिखेंगे और x की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, -6 और आंसर है -6 ऐसे। ओके, ये ध्यान रखना, कभी हर बार आपको कुछ ज़रूरी नहीं कि x मिले और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर बार p लिखो। हो सकता है कि आपको मिले y² प्लस y प्लस 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y। अब यहाँ पे y आएगा, x की नहीं आएगा। आप चाहो तो इसको p ऑफ y लिख दो, आप चाहो तो इसको g ऑफ y लिख दो। तो कोई भी, ये तीन पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, तो इसको हम पी वाई और ये नाम दे सकते हैं। ये बात समझ आ गई? तो ऐसे करके पॉलिनोमियल को हम नाम दे देंगे। और अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मान लो 2 पर, यानी y इज इक्वल टू 2 पे इसकी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 2² प्लस 2 प्लस 3, यानी 4 प्लस 2 प्लस 3, और ये आ जाएगा क्या, 6 9। ओके, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल की। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, x की वैल्यू अलग बात होती है और पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग बात होती है। ओके, तो जब भी मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ x, तो यानी मैं केवल x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो क्या होते हैं? तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो होती है x की वैल्यू और एक होती है px की वैल्यू। बताया था ना मैंने कि जैसे यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 है, उस पर px की वैल्यू 11 आई है, तो x की वैल्यू होती है 1 और दूसरा px की वैल्यू होती है। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पर रखें और ये 0 आ जाए, तो इसका नाम होगा 0। मतलब इसको हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। मान लो कि यहाँ पर मैंने रखा x, मान लो 2 रखा मैंने, और ये 0 आ गया वैल्यू पॉलिनोमियल की, तो मैं क्या कहूँगा कि 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके ना, इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी, दोनों सही है। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 0 है 2। कभी कभार एक से ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभार 2 पे भी होता है। मान लो कि आपने 3 रखा और उस पर भी ये 0 आ गया,
तो फिर अब एक से ज़्यादा हो गए यहाँ पे, तो इनको हम कह देंगे ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2 and 3। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लो कोई पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6, और अगर हमने ये पता करना है कि क्या 2 and 3 ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, आर दीज ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो, तो कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा पी एक्स है क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6, x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, चेक करो। 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 हो जाएगा, जो कि 0 आएगा। तो सिंस 2 रखने से ये 0 आ रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ ज़ीरो ऑफ, चाहे तो लिखो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या यही लिख दो, या केवल ये लिख दो, या फिर ऐसा करके लिख दो। बस ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है, तो ये इसका ज़ीरो है, इस तरह से। तो ये इन्हें कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अब मुझे एक सिंपल बताओ, मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है y माइनस 4, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका ज़ीरो क्या होगा? तो ज़ीरो क्या होता है, यानी इसकी मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जिसको रखने से ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर मैं y 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए y इज इक्वल टू 4 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पे चाहे पूरा लिख दो, ऑफ, ठीक है। आप ध्यान रखना, आप इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी है कि पॉलिनोमियल ये है। तो अब समझ गए ज़ीरो क्या होता है, यानी x या y या जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए, तो इनका नाम होता है ज़ीरो। एक से ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे ज़ीरोज़। अब क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो ये है कि चलो हमने वैल्यूज़ पहले से ही है हमारे पास, और हम पता कर रहे हैं कि ज़ीरो है कि नहीं है, या इवन इस केस में हमारे पास पहले से भी पता नहीं था, फिर भी हमने पता कर लिया। साफ देखने से लग रहा है कि y 4 होगा तभी ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हमने फाइंड करना हो कि फाइंड द ज़ीरोज़, कैसे फाइंड करें ज़ीरोज़, तो सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, और हमने इसके ज़ीरोज़ पता करने हैं। तो कैसे करेंगे? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन होगा। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि ज़ीरोज़ में ये पूरा ज़ीरो हो जाता है, x की ऐसी वैल्यू हमने निकालनी जिससे पूरा ज़ीरो हो जाए। तो वही हम करते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट या पुटिंग, जो ये है क्या, पी एक्स ज़ीरो, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने ज़ीरो रखना है और x के लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो फैक्टर्स होंगे, तो ये होगा 3 2 6, 3 + 2 5। आई एम श्योर आपको पता होगा बेसिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब ये ग्रुप बनाओ, तो इसमें x कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ -2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 दोनों एक जैसे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है और x माइनस 2, ठीक, यहाँ तक सब सही है। अब हम
एक एक करके लेते हैं। टेकिंग x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू टू, एंड टेकिंग x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू थ्री जब ये उस तरफ जाएगा। तो ज़ीरोज़ क्या हुए इसके, 2 एंड 3। सिंपल है ना। तो ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 2 एंड 3। तो सिंपल क्या करना है, हमने इसे ज़ीरो पुट करना है और x की वैल्यूज़ निकाल देनी है, वो ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, तो समझते हैं इसे। आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है फैक्टर थ्योरम। ओके, अब ये क्या कहती है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, तो फिर ये होता है। पहली बात तो इसका क्या मतलब है जो कहा गया है, देखो px कोई पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि इसकी डिग्री कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो 1 डिग्री का मतलब है, जैसे मान लो x माइनस फोर, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे सबसे बड़ी। अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 है। तो यही कहा गया है कि या तो 1 हो या उससे ज़्यादा हो, बट 0 ना हो। यानी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह से ना हो, मान लो कि 4 है, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। कहने का ये मतलब है कि फैक्टर थ्योरम लगाएंगे हम ऐसे पॉलिनोमियल में जिसमें x हो कम से कम, यानी चाहे 1 पावर हो बट x कोई वेरिएबल आपको दिखना चाहिए, चाहे x हो या y हो, बट वो वेरिएबल आपको दिखना चाहिए। यही ये कहा गया है, कांस्टेंट ना हो केवल यहाँ पर। समझ गए बात को। तो ये कहने का ये मतलब है। बहुत सारी बारी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये सब क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। खैर, ये समझिए। तो फिर क्या होता है कि x माइनस आई इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0, यानी अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। तो पहले मैं तो आपको ये समझाता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा। ये क्या कहा गया है, तो कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, सिंपल। पहले मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर देखो, कोई भी नंबर रखो, 2 रख लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 रखने से 0 आ जाएगा। तो 2 रखने से 0 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो क्या होगा, तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 यानी 0। तो P2 0 हो चुका है, 2 रखने से 0 हो चुका है। तो अब एक काम करो, 2 को इधर लेके आओ, क्या होगा, x माइनस 2 ना, ये फैक्टर हो जाएगा। सीधी बात है। 2 रखने से अगर ये 0 आ रहा है तो 2 को इधर लेके जाओ, x माइनस 2 हुआ, वो इसका फैक्टर होगा। वैसे भी अगर आप देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है, तो इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 2। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी, पिछले क्लासेस में भी थी आपके पास। तो इसके फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखो, x माइनस 2 आया ना इसका फैक्टर, बिल्कुल। तो ये मैंने वेरीफाई करने के लिए अलग से लिखा है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये दिखाने के लिए कि सचमुच देखो x माइनस 2 इसका फैक्टर निकल गया है। मतलब यहाँ तो हमने इसके फैक्टर्स किए हैं, तब निकला है, लेकिन यहाँ बिना फैक्टर किए फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकला है, ध्यान रखना। आया ना x माइनस 2 इसका फैक्टर। अब कुछ और x रखें जिससे 0 आ जाए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, x रखेंगे -2। तो हमने x की जगह पे -2 रखना है, तो क्या होगा, -2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4, ये फिर से 0 आ गया। अब -2 इधर लेके जाओ तो क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा ना।
तो x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ध्यान रखना, जब भी आप ये लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर भी वही, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से ही तो आप इस कंक्लूज़न पे, इस नतीजे पर पहुँचे हो कि यहाँ पर ये इसका फैक्टर होगा। तो देखो -2 हमने रखा, ये 0 आ गया, तो यानी x+2 इसका एक फैक्टर होगा। कैसे? इसको इधर लेके जाओ तो x+2 बन जाएगा ना, वो इसका फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम। वैसे भी अगर आप देखो तो यस, x+2 सचमुच इसका फैक्टर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने बिना एक्चुअल में फैक्टर किए इसके फैक्टर्स निकाल दिए। x-2 फैक्टर निकला, x+2 भी फैक्टर निकला, और हमने एक्चुअल में इसके ये वाले फैक्टर नहीं किए थे, है ना। मतलब ये तो मैंने केवल वेरीफाई करने के लिए फैक्टर किए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि वाकई ये फैक्टर है। लेकिन देखो ये जो फैक्टर निकले हैं यहाँ पर, एक x-2, एक x+2, तो ये फैक्टर निकले हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। यही है फैक्टर थ्योरम। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। कोई पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6। यहाँ पर x क्या रखने से ये 0 आ जाएगा। तो अगर हम x को 2 रखते हैं तो देखो 2 को रखने से 0 आ रहा है, तो 2 रखेंगे हम, 2² - 5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6, 10 - 10, और ये हुआ 0। तो देखो 2 रखने से 0 आ गया है, तो 2 इधर लेके जाओ, तो यानी x-2 इसका एक फैक्टर होगा। ओके, अच्छा एक बार एक काम करते हैं, 1 रखने से देखते हैं। अगर हमने x = 1 रखा तो क्या होगा, p1। ये होगा 1² - 5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6, ये होगा प्लस प्लस का तो 7 है, -5 है, ये 2 आया, ये 0 नहीं है। तो क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए इस तरफ लेके जाओ, x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्यों? इंपॉर्टेंट इसमें है ये वाला, बिकॉज ये 0 नहीं है इसलिए नॉट अ फैक्टर। तो ये देखना है कि 0 कहाँ पर हो रहा है। अब एक काम करते हैं, x = 3 लेकर देखते हैं, p3 क्या होगा। तो इसमें पुट करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल में। 3² - 5 × 3 + 6, 9 - 15 + 6, ये हुआ 15 - 15, और ये हुआ 0। 3 रखने से ही 0 आ चुका है, तो देयरफॉर 3 को इस तरफ लेके जाओ तो x-3 होगा ना। x-3 इज अ फैक्टर। देखो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ऐसे कितने फैक्टर आते रहेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर 2 है ना यहाँ पर, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं आएंगे। 2 आ सकते हैं, हो सकता है 1 ही आए, ओके, मतलब कभी कभार तो 1 भी नहीं आता है, वो अलग कहानी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3 आ जाए। जो डिग्री है सबसे ज़्यादा उतने ही फैक्टर आएंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास x³ में कुछ है, x³ - 2x² + 5x + 9, मान लो कुछ भी ये है, ठीक है। इसके फैक्टर निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि इसकी डिग्री 3 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे इसके। तो यहाँ पर आपने देखना है कि डिग्री क्या है, वो मैक्सिमम है। ध्यान रखना 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि फैक्टर बिल्कुल ना हो। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हमने इसकी डिग्री 2 है, इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। अब और हम फैक्टर देखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर आ चुके हैं इसके। एक इसको 2 रखने से फैक्टर आया, और एक 3 रखने से फैक्टर आया। एक फैक्टर इसका x-2 है, एक फैक्टर x-3 है। अगर हम सचमुच क्रॉस चेक करने की कोशिश करें कि यार सचमुच आते हैं क्या फैक्टर ये, तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं, आते हैं ना, आपको आता है ना ऐसे फैक्टर कैसे करते हैं। तो ये 3 × 2 = 6 है, 3 + 2 = 5 है। तो यहाँ पर
x कॉमन लिया, x माइनस थ्री, -2 कॉमन लिया, x माइनस थ्री, और ये हुआ x माइनस थ्री, दोनों में से कॉमन है x माइनस टू। आई एम श्योर ये आपको आता होगा बेसिक फैक्टराइजेशन करना, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि किस तरह से फैक्टर x माइनस थ्री, x माइनस टू, और वैसे भी आप देखें x माइनस थ्री, x माइनस टू इसके फैक्टर आए। ये हमने फैक्टर निकाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ये हमने फैक्टर निकाले फैक्टर थ्योरम से। ये ब्रैकेट में लिखना होता है, यहाँ पे भी वही लिखना है हमने, ठीक है ना, बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे भी बाय फैक्टर थ्योरम, ये इसका यहाँ पे नहीं था ना फैक्टर, तो वही कि फैक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से फैक्टर थ्योरम। अब इसमें जो इसका सेकंड यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए ज़ीरो होगा। यानी अब मान लो कि आपको पहले से पता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, जो भी है हमने वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास है एक पॉलिनोमियल, क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है? अगर फैक्टर है तो क्या करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये बात ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल को लिख दो पहले, तो लेट इसको px नाम दे दो, हमेशा ये करना चाहिए हमें। तो ये है पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टर कहा गया है उसको ज़ीरो ले लो, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है। इसमें 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, यानी 1 माइनस 7 प्लस 6, यानी 7 माइनस 7, और ये हुआ 0। 1 रखने से ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। ऑफ कोर्स ये हमने लिखना ही है बाय फैक्टर थ्योरम। तो ऐसे ही है, मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 0 होगा, यानी अगर बाय द वे x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 होगा। तो ये वही है कि अगर x माइनस वन px का फैक्टर है तो p1 0 होगा, अगर x माइनस फोर इसका फैक्टर है तो p4 0 होगा, अगर x प्लस वन फैक्टर है तो ध्यान रखना, अगर x प्लस वन फैक्टर है तो x क्या आएगा, -1 आएगा ना, तो यहाँ पे -1 रखो, तो p माइनस वन 0 होगा। ओके। और फाइनली हम एक और चीज़ देखते हैं जिसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइज दिस, तो यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। देखो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के डायरेक्ट फैक्टर करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं और एक फैक्टर हम निकाल देते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। एक फैक्टर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पावर 3 है ना, तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। अक्सर यहाँ पर 3 फैक्टर मिल जाते हैं, कभी कभार 2 भी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो फैक्टर है वो हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, फिर अलग चीज़ें होती हैं, वो बात की बात है। यहाँ पर मैं बस फैक्टर थ्योरम वाला यूज़ आपको बता रहा हूँ कि जो इसका पहला फैक्टर है, जब आपके पास से फैक्टराइज करने को आ जाए अगर कभी, तो पहला फैक्टर आप फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। तो करते क्या है, हम यहाँ पर इसको नाम दे दो सबसे पहले px। तो यहाँ पर हम x की जगह पर कुछ रखते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी हम रखते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, और वो देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो फिर x माइनस, और जो भी यहाँ पर रखेंगे हम, ये एक फैक्टर होगा। मान लो कि अगर मैंने 1 रखा और ये 0 आ गया, तो फिर 1 इधर लेके जाओ, क्या होगा, x माइनस 1 होगा ना, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 रखने से 0 आ जाता है तो फिर x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा एक। अगर -2 रखने से 0 आता है तो फिर इधर लेके जाओ, x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। तो यही हमने देखना है अभी। तो हमने पता करना है कि कब ये 0 आता है। अब बात यह है कि ऐसे हम कुछ भी क्या रख दें, है ना, 1 2 3 4 5 रखते रहेंगे क्या,
तो एक काम करो, जो लास्ट में ये नंबर है इससे देखो क्या है, 6 है। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यानी 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो सभी को कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है ना, एंड 6 भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके ट्राई करेंगे। पहले 1 रखेंगे और फिर -1 भी रखेंगे चेक करने के लिए, 2 फिर -2, 3 -3, 6 -6, और देखेंगे ज़ीरो कब आ रहा है। कभी ना कभी तो आएगा ज़ीरो, ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर फैक्टर्स इसके होते हैं तो कभी ना कभी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर एक एक करके रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, चेक करेंगे ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। ओके, चलो करके रखते हैं। 1 रख के देखेंगे क्या ज़ीरो आएगा। देखो 1 रखने से तो ये ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सारे प्लस में है ना, तो ये तो कभी नहीं आएगा, ज़ीरो आ ही नहीं रहा। -1 रख के देखो, चलो ये हुआ -1, ये हुआ 1 × 3 + 3, ये -5 + 6, प्लस का तो हुआ 8, माइनस का हुआ -6, 6 - 8 ज़ीरो नहीं होगा, तो ये गया, ये भी गया। 2 रख के देखो ज़ीरो आ रहा है, 2 रखने से भी ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि सारा प्लस है, तो ये तो प्लस का एक बड़ा नंबर आ जाएगा। ज़ीरो आने के लिए प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ना, तो ये -12 है, +10 नहीं, +12 +10 +8 ज़ीरो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, यानी ये भी रूल आउट हो गया। -2 रख के देखो, ये हुआ -8, ये हुआ 4 × 12, फिर ये -10 + 6, माइनस का हुआ 18 प्लस का 18, ओके 18 - 18 ये ज़ीरो आ जाएगा, यानी -2 रखने से ज़ीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पुटिंग x = -2, अब इसमें x -2 पुट करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो मैं कर रहा था सब रफ वाला काम है, सारा रफ का काम है। यहाँ पे केवल आप फेयर काम करना तब शुरू करेंगे जब आप पक्का हो कि ज़ीरो आ रहा है। और ये हुआ +12 -10 + 6, प्लस का 18 माइनस का 18, और ये हुआ 0। तो सिंस p - 2 0 है, देयरफॉर ये -2 इधर लेके आओ, x + 2 is a factor of px, और किससे, बाय फैक्टर थ्योरम। अब देखो एक फैक्टर इसका मिल चुका है, वैसे हम और आगे भी फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से और भी हो सकते हैं आगे, ओके। लेकिन यहाँ पर अब आगे करना क्या चाहिए कि इससे इसको डिवाइड करो, फिर इक्वालिटी की क्वेश्चन आएगी, और उसके मिडिलम स्प्लिटिंग से करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक्सरसाइज जो 2.3 आपके पास है, मैं नई बुक की बात कर रहा हूँ, पुरानी बुक में ये 2.4 एक्सरसाइज है, उसका 5th क्वेश्चन देखो, और जो नई बुक है उसमें 2.3 जो एक्सरसाइज है उसका 5th क्वेश्चन देखो। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिख जाएंगे, समझ आ जाएंगे। तो उसमें वही कर रखा है कि एक फैक्टर तो हम फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम से, और बाकी फिर इसको डिवाइड करके तब नॉर्मल मिडिलम स्प्लिटिंग जैसा होता है वो करते हैं, ठीक है। खैर मुझे यहाँ पर आपको फैक्टर थ्योरम का एक यूज़ बताना था, तो ये हमने कर दिया है, और आपने देखा कि कैसे फैक्टर थ्योरम से हमने इसका एक फैक्टर फाइंड किया है, ओके। और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब इसमें 2 टॉपिक बचते हैं, एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है और दूसरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईजिली उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको इसमें इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।